हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। और हमने अब तक मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उससे जो युग्मक बनते हैं स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उससे जो गैमेट बनते हैं ओवम, वहाँ तक के डेवलपमेंट को, उनकी स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा युग्मकों की संरचना या गैमेट की संरचना, मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो संरचनाएं हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती है, तो हम उनको दोनों को आज स्टडी करेंगे। नर युग्मक की संरचना और मादा युग्मक की संरचना, मतलब कि हम नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने टेस्टिस के अंदर, वर्षण के अंदर एक संरचना के द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वर्षण नलिकाओं के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो दो प्रोसेस के द्वारा पूरा होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसके द्वारा अपरिपक्व या आप ये कह सकते हैं कि अचल शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उस स्पर्मेटिड में फिर होता है स्पर्मियोजेनेसिस। उनके वीडियो दोनों के दोनों हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें शुक्राणु का कायांतरण होता है, उसमें उसका मेटामॉर्फोसिस होता है और उसके द्वारा एक मैच्योर मोटाइल चल शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके शुक्राणु की संरचना हमने पिछले वीडियो में समझी थी। इसको दोबारा से देख लेते हैं कि एक परिपक्व शुक्राणु के अंदर इसके 4 भाग होते हैं: हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। शीर्ष को, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ, 4 भाग होते हैं। शीर्ष के अंदर पाए जाते हैं मेनली 2 पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम और केंद्रकीय पदार्थ, जिसमें उसके न्यूक्लियस मटेरियल प्लस क्रोमेटिन, जो डीएनए होता है वो अनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला, वो पाया जाता है। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन एंजाइम बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं जो क्या करता है, ये निषेचन के समय क्या करता है, ये अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करता है और उसके द्वारा शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो ये एक्रोसोम जो होता है वो बनता है किसका? गोल्जी बॉडी का बनता है। गोल्जी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसके चारों ओर, केंद्र के चारों इकट्ठी होकर एक्रोसोम बनाती है। प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, पूर्व एक्रोसोमल कणिका बनती है, उस पर वो फिर धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करके और उसके अंदर कुछ एंजाइम जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। इसके द्वारा वो एक पूरी तरह से एक अंडाणु की झिल्ली को घोलने वाले एंजाइम उसमें पाए जाते हैं, या इसको अंदर पाए जाते हैं हाई एल्यूरोनिडेज। हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो एक्रोसोम के अंदर पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए और मुख्य पदार्थ होता है, इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली के बाद केंद्रक का नीचे वाला पार्ट जो होता है, वहाँ पर जो पिछला पार्ट होता है जो ग्रीवा से कनेक्टेड होता है, वहाँ पर कोशिका में पाया जाने वाला सेंट्रियोल, तारक केंद्रक, इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रूप से जुड़े होते हैं, जिसमें एक सेंट्रियोल जो होता है वो केंद्र के बिल्कुल नज़दीक आकर फिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्रक, और दूसरा जो परपेंडिकुलर होता है दूसरे सिरे पर वो बनाता है दूरस्थ सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। उससे फिर क्या निकलते हैं? फिलामेंट निकलते हैं। वो फिलामेंट जो होते हैं 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, जिनको माइक्रो फिलामेंट बोलते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जो किस प्रकार से होती है उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है। सेंट्रियोल क्या पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 जो होंगे फिलामेंट जो होंगे वो परिधि के रूप में होंगे और 2 जो होंगे सेंट्रल होंगे। इसके बाद इस ग्रीवा के अंदर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो केंद्र के साथ बिल्कुल जुड़ा रहता है और दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। उससे फिर एक्सियल फिलामेंट, अक्षय तंतु निकलता है, जिसके अंदर 9+2 जो टेल का निर्माण करता है, और टेल जो होती है वो पूरी की पूरी इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। टेल इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर कोशिका द्रव्य जो होता है अपने आप को अरेंज कर लेता है और क्या बना लेता है, इसके चारों ओर एक कोशिका पूरी पूंछ का निर्माण करता है। टेल और ग्रीवा के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं मध्य भाग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसके अंदर एनर्जी प्रोडक्ट, जो एनर्जी बनाने के लिए चीज़, जिसके अंदर एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को स्पाइरली सर्पिल रूप से अरेंज कर लेता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्पिल रूप से स्पाइरली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एक के बाद एक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। इसका काम क्या होता है, मूवमेंट कर रहा, गति कर रहा लिक्विड मीडियम में जब स्पर्म मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। यहाँ पर समीपस्थ सेंट्रियोल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जब निषेचन पढ़ेंगे उसका क्या रोल है वो हम समझेंगे निषेचन के अंदर। दूरस्थ सेंट्रियोल जिससे ये एक्सियल फिलामेंट निकलता है और उस एक्सियल फिलामेंट के इर्द गिर्द जो होते हैं वो उसको एनर्जी देने के लिए, ताकि जो क्रोमोसोम है वो आसानी से गति कर सके, वो स्पर्म है वो आसानी से गति कर सके। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो अपने चारों ओर एक संरचना बनाती है, जो उसको अंदर लेयर बनती है, उसे हम बोलते हैं नेबर्न कर्ण शीथ। उसे क्या बनते हैं हम, नेबर्न कर्ण शीथ। नेबर्न कर्ण शीथ के पेरिफेरली बाहर की तरफ एक और आवरण पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैनचेट, जो उसके पेरिफेरली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसके कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म से बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद मिडल पीस खत्म होता है वहाँ पर एक रिंग सेंट्रियोल और पाया जाता है, जिसको अलग से एक नाम दिया गया जेनसन रिंग। उसी का नाम दिया गया जेनसन रिंग। इसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया को अक्षीय तंतु या टेल में आने से रोक देना, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो मध्य भाग में रहेंगे, केंद्र के नज़दीक रहेंगे, वो घूमकर या चलकर पूंछ में या टेल सिरे पर ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, कोशिका द्रव्य तैरता रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका द्रव्य में तैरते हुए टेल के रीजन में आ सकते हैं। तो जेनसन रिंग या रिंग सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है, उस टेल के रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया को आने से रोकता है और वो केंद्र के नज़दीक रहता है, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए और आगे मूवमेंट करनी है, तो केंद्रक ही सबसे नज़दीक क्या होगा, ओवम तक पहुंचेगा। केंद्रक का ही रोल है, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रकीय पदार्थ या डीएनए पाया जाता है। इस पूरे स्पर्म का जो कायांतरण होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। पूरा प्रोसीजर जो है वो वीडियो अलग से मैंने डाल रखी है, रिप्रोडक्शन का पार्ट 5 है, उसके अंदर मैंने पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके स्ट्रक्चर दे रखी है, तो हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा गैमेट जो होता है मादा युग्मक, उसे हम बोलते हैं ओवम। मेनली ओवम जो होता है वो कहाँ बनता है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल की संरचना है वो हमने समझी थी पिछले वीडियो में, किस प्रकार ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होते हैं वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में बदलता है, उसमें अनेक स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर रेस्टिंग स्टेज में होता है। प्राइमरी oocyte के अंदर जब प्रथम परिपक्व में विभाजन होता है तो वहाँ पर ये डिप्लोटीन स्टेज में अपने आप को अरेस्ट रखती है, जो किसकी है, प्रोफेज फर्स्ट की। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज तक वो आके रुक जाता है, और जैसे ही हार्मोन या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये डिप्लोटीन स्टेज को पार करके फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन पूरा करता है, और वो फिर क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अरेंज रहती है। सेकेंडरी oocyte की ये स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी oocyte के अंदर जब दूसरा परिपक्व में विभाजन होता है तो इसके अंदर ये मेटाफेज स्टेज के ऊपर अपने आप को अरेस्ट कर लेता है, और सेकेंडरी oocyte ओवम में नहीं बदलता। कब तक नहीं बदलेगा, जबकि इसका क्या होगा, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद कहीं जाकर ओवम बदलता है। निषेचन तक क्या रहता है, ये मेटाफेज स्टेज में होता है, और ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा सेकेंडरी oocyte को वहाँ पर ओवरी से बाहर त्याग दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, या उसे हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की क्रिया में ये कहाँ पहुँचता है, अंडवाहिनी में पहुँचता है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो एक सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर है। मेनली ये सेकेंडरी oocyte रेस्टिंग स्टेज में रहता है, कब तक, जब तक कि उसके पास स्पर्म नहीं आ जाता या फर्टिलाइजेशन नहीं और निषेचन नहीं होता है। तो एक मैच्योर सेकेंडरी oocyte के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेट होती है, उसके बाहर की तरफ उसमें एक खुद का केंद्रक होता है, जिसके अंदर एक खुद के न्यूक्लियस केंद्रिकाएं होंगी। उस केंद्रक के अंदर साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन। इसको एक नाम और दिया गया, इसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन या पित्तक झिल्ली, क्योंकि इसके अंदर पित्तक भी पाया जाता है, जिसके अंदर रिच mRNA RRNA पाए जाते हैं,
जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम में आते हैं, और इस प्रोसीजर को हमने समझा था, इसे हम बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोशिका द्रव्य पदार्थ रिच होता है। केंद्रक इसके तुलना में यहाँ पर कोशिकीय द्रव्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर जितने भी कोशिकीय पदार्थ हैं वो आरएनए, गोल्जी बॉडी तो उसमें बदल जाता है, लाइसोसोम, एंडोक्राइन रेटिकुलम, सब के सब क्या हो जाते हैं, वहाँ से डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ वही मटेरियल चाहिए इसको जो उसको मूवमेंट के लिए एनर्जी और केंद्र के पदार्थों को लेकर। यहाँ पर कोई भी कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते। उस कोशिकीय पदार्थ की कमी जो होती है वो ओवम में होती है। ये रिच होता है, इसके अंदर पहले से ही इतने ज़्यादा mRNA बन चुके होते हैं कि जैसे ही निषेचन हो जाता है तो हाथों हाथ ये अनेक प्रोटीन की फॉर्मेशन करके भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। फिर इसके अंदर पाया जाता है उसके चारों ओर ज़ोना पेलुसिडा आवरण। ज़ोना पेलुसिडा आवरण के बाहर कोरोना रेडिटा सेल्स पाई जाती हैं, और इसी कंडीशन में क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। बाकी का पार्ट जो ग्राफिन फॉलिकल का है, जिसमें ग्रेनुलोसा लेयर पाई जाती हैं या उसके बाहर की ओर थीका लेयर पाई जाती हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, वो सब कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और फिर एक लूटियल अवस्था में अपने आप को लेकर चलती है। तो एक ओवम की स्ट्रक्चर है। ये ओवम सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है, द्वितीयक अंड कोशिका में रहता है, और ये कब बदलेगा, जब निषेचन के बाद इसके पास स्पर्म आएगा तो किसमें बदलेगा, ये ओवम में बदलेगा। अदरवाइज ये सेकेंडरी oocyte के द्वारा ही वहीं पर रह जाता है स्पर्म की प्रेजेंस में, क्योंकि हम पढ़ेंगे निषेचन के अंदर स्पर्म का इसके विभाजन को पूरा करने में क्या रोल है, किस प्रकार से होता है। तो ये एक मैच्योर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर है, जिसकी इस स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार ये कायांतरित होता है हम उसको समझ चुके हैं। ओवम के अंदर ग्राफिन फॉलिकल या फॉलिकुलर सेल किस प्रकार बनते हैं हम उसको समझ चुके हैं। आज का टॉपिक है वो सिर्फ इसके लिए था, इसके अंदर हमने गैमेट की स्ट्रक्चर को समझा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर या जो भी बोर्ड एग्जाम है वहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को पूछा जाता है, स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर के पूरे डायग्राम को यहाँ से आप नोट कर सकते हो, और उसका विवरण है या इसका डिस्क्रिप्शन है वो आसानी से आप इसको नोट्स बनाकर लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।